हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर नंबर हमारे 8 के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो इस चैप्टर में बहुत कुछ चीज़ कट चुकी हैं। जो बची हैं वो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज, और दूसरी चीज़ हमको पढ़नी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम के अंदर कौन सी रेडिएशंस वेव्स अलग अलग क्या है, वो सब पढ़ेंगे इस बारे में। चलिए, बहुत छोटा चैप्टर है। नॉर्मली ये 2 मार्क्स का एग्जाम में आता है तो ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा ये लेक्चर। चलिए, so first of all, what is electromagnetic wave? So an electromagnetic wave is a wave radiated। याद रखिए बेटा, रेडिएशंस आती नॉर्मली सन से निकलती हैं, सन से आती हैं हमारी, तो रेडिएशन के थ्रू आती हैं। तो रेडिएशन में पता होगा आपको, हमको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता प्रोपगेशन के लिए। नो मीडियम फॉर प्रोपगेशन। इसलिए सन से अर्थ में जब ये आती हैं तो बीच में वैक्यूम है, तब भी ये ट्रेवल कर लेती हैं। रेडिएटेड बाय एन एक्सिलरेटेड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सिलरेटेड चार्ज। बेटा सन से लेके यहां तक जो चार्ज आता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं आता, वो एक्सिलेट करता है, ज्यादा होता रहता है। वेलोसिटी इसकी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, ठीक है, इसलिए वो एक्सिलेशन करता है। ठीक है, तो एक्चुअली यही इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स भी है। याद रखिएगा इस बात को, एग्जाम में कभी कभी पूछा भी गया है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यही होता है बेटा, एक्सिलेटेड चार्ज and which propagates through space as coupled, याद रखिए बेटा, ये coupled इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं। ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है, एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। बेटा इसी को बोला जाता है, इतने पार्ट को इसी को बोला जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। तो बेटा इसी से हमारे 3 सवाल नॉर्मली बन गए हैं। एक तो डेफिनेशन पहला, दूसरा रेडिएशन का मतलब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या मीडियम चाहिए था ट्रेवल करने के लिए, नहीं। एक सवाल, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्सिलरेटेड चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और एग्जाम में आता है कि भैया
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या ट्रांसवर्स हैं या नहीं है? ट्रांसवर्स मतलब होता है बेटा कि जो ये फील्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ 90 है, प्लस जहां चल रही है उसके साथ भी 90 है। इसको रिप्रेजेंट करने का एक सिंपल सा मेथड आपको दिखाता हूं, नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए, सपोज आपके वेव को ट्रैवल करना है एक्स डायरेक्शन में, क्लियर? दिस इज एक्स, वाई और जेड। तो भैया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ऐसे, क्लियर? 90 है भैया ये किसके साथ? डायरेक्शनल प्रोपोगेशन, यहां पर आपका डायरेक्शनल प्रोपोगेशन है डीओपी, डायरेक्शनल प्रोपोगेशन आपका एक्स एक्सिस में है। सिमिलरली आपका जेड एक्सिस में है आपका कौन? जेड एक्सिस में है आपका दिस इज ई नॉट, लेट दिस इज बी नॉट। देखिए, ई नॉट और बी नॉट अपने आप में एक दूसरे के 90 हैं। सिमिलरली इसको ऐसे समझ लेते हैं, देखिए बहुत सिंपल तरीके से इस तरह से समझाने के लिए इसको मैं एक पेपर का इस्तेमाल कर लेता हूं। लेट ऐसे, लेट ये हमारा डायरेक्शन प्रोपोगेशन है, क्लियर? और ये है आपका इस तरह से आपका ई नॉट, और इस तरह से आपका बी नॉट, इस तरह से। समझ गए होंगे आप कि भैया आपका जो ई नॉट है, इस तरह से देखिए, ई नॉट जो है वो डीओपी के साथ 90 है। देखिए मैंने ऐसा एल शेप में बना रखा है इसको, ठीक है? तो जो आपका ई नॉट है वो 90 है एक्स एक्सिस के साथ। सिमिलरली आपका ई नॉट बी नॉट के साथ भी 90 है। ई नॉट और ये दोनों 90 हैं एक्स एक्सिस के साथ। तो तभी कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए, अगर मैं इक्वेशन बनाऊं, लगे यहां इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं, ठीक है, इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वाई एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऐसा आगे बढ़ रहा है, ठीक है? और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है। और आपका जो प्रोपोगेशन है वो एक्स में है, प्रोपोगेशन है एक्स में, और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है आपकी वाई में, और जेड में जा रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए तीन एक दूसरे के साथ क्या है, 90 है। तो तभी कहा जाता है ट्रांसवर्स इन नेचर, क्लियर? चलिए, अब इसकी अगर मैं इक्वेशन ड्रॉ करता हूं मैथमेटिकली, क्या आएगी देखिएगा। ये आएगा E इज इक्वल्स टू, आपको पता है साइन वेव है ये। साइन वेव कैसी होती है? साइन ओमेगा टी फॉर्म में होती है। लेट ई नॉट इसका एम्पलीट्यूड है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और डायरेक्शन बेटा इसकी जी। सिमिलरली जो बी है वो क्या है? बी नॉट साइन, ठीक है, और साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है? अगर मैं बात करूं ई एक्स और ई वाई की, ये बेटा दोनों क्या होंगी? जीरो होंगी, क्योंकि आपका जो ऑसिलेशन है वो वाई में है। तो ये वाई में है, एक्स और वाई में, जैसे इसका के है तो इसका आई और जे जीरो होगा। क्लियर हुआ?
ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन है, वेरिएशन ऐसे बोलता हूं, वेरिएशन, वेरिएशन इस इक्वेशन को नोट कर लीजिएगा, काम आती है। चलो उसमें डिटेल और ले लेते हैं। हाँ, पहले इसको देखो, जो ई और उसका वेक्टर का जो वेरिएशन है वो सेम फेज में है, इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। ये भी जब खत्म हो रही है तो ये भी खत्म हो रही है, ये जब स्टार्ट हो रही है तो ये भी स्टार्ट हो रही है, तो उनमें फेज कुछ नहीं है, फेज इसका जीरो है। ठीक है, चलिए अब यहां पर जो के है, इस के को बोला जाता है बेटा प्रोपेगेशन कांस्टेंट। इस प्रोपेगेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये ओमेगा है आपकी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। तो यहां से जो इक्वेशन रेडी होगी, अगर मैं सिर्फ ई की बात करूं, देखिए आपको ई नॉट की डेफिनेशन डेरिवेशन दोनों इक्वेशन दोनों पता चल गई हैं किस तरह रिप्रेजेंट करती हैं। डेरिवेशन कुछ नहीं आता इसका, एग्जाम में डायरेक्ट इसके बेस न्यूमेरिकल आते हैं, डेरिवेशन है नहीं इसका। इसका डेरिवेशन बेटा आपके 11th क्लास के ऑसिलेशन और वेव में देखिएगा, वहां पर तो मैंने कराया था आपको, वो है ये। ठीक है, अगर बात करूं के की, तो उसके इक्वेशन को हम ऐसे ले सकते हैं, ई नॉट साइन के इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई बाय एक्स। ओमेगा है बेटा आपका 2 पाई बाय न्यू टी जे क्या, दोनों में से 2 पाई कॉमन निकाल लेता हूं, 2 पाई इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन लैम्डा। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बेटा टाइम, फ्रीक्वेंसी होता है आपका 1 अपॉन टाइम पीरियड, मतलब यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा। तो 2 पाई कॉमन निकल गया, बचा बेटा टी अपॉन में, इस म्यू को लिख दिया मैंने 1 अपॉन टी जे क्या। ये रेडी होगी बेटा इक्वेशन, इससे आपके काफी न्यूमेरिकल बनेंगे, एक नंबर का बनेगा, ज्यादा नहीं। आपको इक्वेशन दे रखी होंगी, बोल देंगे फ्रीक्वेंसी बताओ, वेव का वेवलेंथ बताओ, कुछ नहीं। ठीक है, एक और बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर मैं इसके ई नॉट को इसके बी नॉट से डिवाइड करता हूं, ई नॉट डिवाइडेड बाय बी नॉट हमेशा बराबर होता है आपके स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर? तो आप अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इनकी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देख लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इक्वेशन देख लिए, अब कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी का आप एक पिक्चर देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे। तो बेटा इसकी पहली प्रॉपर्टी जो है वो है, आपको मैंने बता दी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटेड चार्ज एंड डू नॉट रिक्वायर एनी मेटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। क्लियर है? The direction of oscillating electric field and magnetic field are perpendicular to each other as well as perpendicular direction of propagation. So the electromagnetic waves are transverse in nature. Clear? हो गया है? Oscillation of E and B field are in the same phase. ये भी क्लियर है आपको? ठीक है? तीसरा देखिएगा बेटा, अगर आप 1 upon root, आप 1 upon root एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आता है। और आपको पता है एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट किसके बराबर होते हैं? एप्सिलॉन नॉट होता है आपका बेटा परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस, और म्यू नॉट होता है बेटा आपका परमेबिलिटी इन द फ्री स्पेस। क्लियर? पॉइंट नंबर 6 देखिए बेटा, आपकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कितना एनर्जी होता है? वो होता है आपका जितना इलेक्ट्रिक फील्ड के पास एनर्जी होगा प्लस, और जितना आपको मैग्नेटिक फील्ड के पास होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास एनर्जी होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड के पास होता है एप्सिलॉन नॉट बी नॉट स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट
एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो आपका मोमेंटम भी ट्रांसफर करती है, ठीक है बेटा, क्योंकि एक्सलेशन होगा तो फोर्स होगा F इक्वल टू ma, और फोर्स होगा तो बेटा मोमेंटम तो आएगा। तो जो मोमेंटम होगा वो होगा उसका टोटल एनर्जी अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर। और बेटा इसका पॉइंट नंबर 10 देखिए, पॉइंट नंबर 10 अगर 10 देखते हैं, पॉइंट नंबर 10 देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आप देखते हैं, देखिए पॉइंट नंबर 10, देखिए पॉइंट नंबर 10 की हम बात करें तो भैया आपके जो, जब मैं ई नॉट को बी नॉट से डिवाइड करता हूं तब जाके मेरा 3 × 10⁸ आता है, ठीक है। ये अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब जब मैं ई नॉट को तोड़ता हूं, ई नॉट को जब मैं तोड़ूंगा बी नॉट से, तब जाके इतनी बड़ी वैल्यू होगी। इसका मतलब ई नॉट जो है बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है, इसको तोड़ने के बाद भी, बी से डिवाइड करने के बाद भी इतना ज्यादा बड़ा वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब ई नॉट जो है वो बहुत ज्यादा 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 है बी नॉट से। तो भैया आपके जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, जो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10 में देखिएगा, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ऑप्टिकल इफेक्ट जितने भी हैं वो ज्यादातर हम पढ़ते हैं लाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके चलते हैं लाइट की, हम वहां मैग्नेटिक फील्ड को टैकल कम ही करते हैं, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम है। तो याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ऑप्टिकल इफेक्ट्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेटा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा बता देता हूं। ठीक है, तो भैया आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन है आपका अलग अलग वेवलेंथ और अलग अलग फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। अगर मैं उसको कंबाइन कर दूं तो अपने आप में स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अकॉर्डेंस विद देयर वेवलेंथ एंड वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप। हमने इससे ग्रुप बना ली कि भैया इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये। तो जो रेडी हुआ यही था आपका स्पेक्ट्रम, ठीक है। सबकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग है, तो हमने भैया वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग एक रेंज बना ली, ठीक है। इसमें अलग अलग आपके रेज हैं और ये जो पूरा रेज का ग्रुप है इसको कहा जाएगा स्पेक्ट्रम। यही है बेटा आपका स्पेक्ट्रम। तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो पढ़ना है वो आपको बता देता हूं, ठीक है। याद रखिएगा, एक स्पेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को याद करने का तरीका भी है। रिच मैन, रिच मैन of India who lives in London, rich man of India who lives in London use extra gold coin, use extra gold coin। क्लियर। ऐसे अब देखिए यहां आर क्या है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, एल मतलब बेटा आपका विजिबल लाइट जिसे हम देखते हैं, ठीक है, जो विब की ओर है, ठीक है। इसको मैंने उल्टा क्यों लिखा है इसे, यहां इंफ्रारेड है रेड, यहां अल्ट्रा वायलेट वायलेट, तो ये हो गया आपका अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, गामा रे। यहां को बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और यहां को बेटा इसका वेवलेंथ बढ़ता है, ठीक है। तो सबसे कम वेवलेंथ गामा की
और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा की, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव का, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की। तो आपके सामने अब एक चार्ट आ रहा है, चार्ट देखिए, इसमें आपको नेम दिख रहे हैं अलग अलग रेस के, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा रे। इनका फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, रेंज, इनकी वेवलेंथ की रेंज दिख रही है, इनका प्रोडक्शन, कैसे ये प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और उनके कुछ यूजेस। आपको एग्जाम में ये जो चार्ट दिख रहा है, इसी से क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स में। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपको 2 तरह के, आप स्क्रीन पे इधर आइए देखिए, आपके एग्जाम्पल, आपके पेपर में इसके 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन किस तरह से आएगा, बोल देंगे भैया बताओ ये जो वेवलेंथ है किसकी है। क्लियर? वैसे ये वेवलेंथ है आपकी अल्ट्रावायलेट की, ठीक है, या ऐसे बोल देंगे 10⁻⁻⁹, ठीक है, या 10⁻³ मीटर किसकी है, ये है बेटा एक्सरे की, ठीक है, 1 × 10⁻, इससे ऐसे कह सकते हैं ये एक्सरे है, ठीक है। पहला सवाल ये, आपको फ्रीक्वेंसी का एक वैल्यू दे देंगे या वेवलेंथ का वैल्यू दे देंगे, आपसे उसका वेव का नाम पूछ लेंगे। या दूसरा सवाल, विच रे विच आर, कौन सी रे हम यूज करते हैं फ्रैक्चर पता करने के लिए हड्डियों में, एक्सरे। कौन सी रे हम इस्तेमाल करते हैं अपने जो जर्म्स हैं पानी में, फिल्टर प्रोसेस में, कौन सा हम रे इस्तेमाल करते हैं, वो है आपकी अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है। कौन सी रे हम यूज करते हैं रडार कम्युनिकेशन के लिए, माइक्रोवेव। क्लियर? इस तरह के बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके। कौन सी रे हम फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट। इस तरह के आपके, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को पता करने के लिए कौन सी यूज करते हैं, एक्सरे। तो आपको इसका यूजेस हर एक वेव का, आप बुक में देखिएगा, आपकी एसएल की बुक में लास्ट में इस पेज में 8.17 8.18 के आसपास आपको मिल जाएंगे सारे यूजेस, ठीक है। मेनली एक्सरे, गामा, अल्ट्रा, लाइट, ये तो भाई आपको बताइए किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ये इसकी वजह से तो हमें सेंसेशन ऑफ साइट मिलती है। बाकी ये तीन मैक्सिमम ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। इंफ्रारेड भी नहीं, माइक्रो, ये 2, एक ये और एक ये, तो ठीक है, और ये 3। गामा रेज याद रखिए बेटा, गामा रेज बहुत एक ऐसी रेज है जो कैंसर क्योर भी करती है और कैंसर को प्रोड्यूस भी करती है, म्यूटेशन को करती है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर को पता करने के लिए गामा रेज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। रेडियोथेरेपी, मेडिकल ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन में आपका गामा रे का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें गामा रे ही एक ऐसी रे है जिसका प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से होता है, ठीक है। चलिए, बस इतना ही इस चैप्टर में। हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जो अलग अलग रेज हैं, इनके यूजेस, इनके फ्रीक्वेंसी रेंज, उनकी वेवलेंथ रेंज के बारे में पढ़ना था। इतना ही चैप्टर में। थैंक यू।